कुली बेगार प्रथा का आज शताब्दी वर्ष है। इसमें हरगोविंद पंत जी ने बहुत बड़ी भूमिका निर्वहन किया था। मेरा हरगोविंद पंत जी के विषय में बताने का। नमित जी, एक बात एकदम सही है। ये आज हम कुली बेगार प्रथा के लिए जो लोकल लोगों द्वारा एक आंदोलन किया गया था, उसका हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। और कुली बेगार शायद सभी लोग जानते होंगे। कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त, ये 3 अलग अलग तरह की प्रथाएं थी जिनको मिला करके कुली बेगार के रूप में कहा जाता है, जो अपने आप में एकदम एक्सप्रेस करती है कि मेहनताना तो लिया जाता था, काम तो लिया जाता था, लेकिन उसके बदले में किसी तरीके का उनको मेहनताना नहीं लिया जाता था। और इससे सारी जनता बहुत पीड़ित थी। पहाड़ की जनता, जिसको कि अपने इतने ही काम करने होते हैं, किसी तरीके का खेती का काम बहुत कठिन होता है, इसके बावजूद भी अपने सारे कामों को छोड़ करके, जिस समय सरकारी मुलाजिम पहुंचते थे, जैसे अगर डीएम पहुंच रहे हैं तो पता चल रहा है उनके लिए 100 कुली की व्यवस्था करनी होती थी। इस तरीके से हर तबके के लिए अलग अलग कुलियों की व्यवस्था होती थी। और जिनको कि अपने सारे कितने भी जरूरी काम हो, खेती का काम हो, चाहे किसी के घर में कोई शुभ काम हो, चाहे किसी के घर में कोई शोक का काम हो, सब छोड़ करके कुली बेगार के लिए जाना पड़ता था। और जिसके बदले में उनको किसी तरीके की कोई मेहनताना नहीं दिया जाता था। और ये अपने आप में बहुत पीड़ा का विषय था पूरी जनता के लिए। और खास तौर से जब लोग उभर करके आने लगे, थोड़ा जो बुद्धिजीवी वर्ग था जो उभर करके आने लगा, उनको लगा कि ये मतलब ऐसी समस्या है जिसका कि अंत होना बहुत जरूरी है। और इसी को लेकर के यहाँ के कुछ उस समय तो युवक ही कहलाएंगे, जैसे बद्रीदत्त पांडे जी हैं, हरगोविंद पंत जी हैं, और भी लोग रहे। इन लोगों ने मिलकर के एक बीड़ा उठाया कि इस प्रथा का अंत होना चाहिए। और इस प्रथा का अंत करने के लिए उन्होंने बागेश्वर के नुमाइश खेत, जिसको सरयू बगड़ कहा जाता है, जहाँ पर उत्तरायणी का पर्व हुआ करता था, पवित्र स्थान है वो, उस स्थान को चुना और वहाँ पर एकत्र हुए, लोगों को मोबिलाइज किया, गांव-गांव में जाकर के लोगों को मोबिलाइज किया। वहाँ कहते हैं कि उस दिन 40,000 की भीड़ थी। और उन 40,000 की भीड़ को उन्होंने, बद्रीदत्त पांडे जी ने सरयू के पानी को हाथ में लेकर के एक प्रतिज्ञा की और लोगों से प्रतिज्ञा दिलवाई कि इस कुली बेगार प्रथा का अंत होना चाहिए। और जो पटवारी और लोगों के लाए हुए जो दस्तावेज थे, कुली बेगार का जो रिकॉर्ड थे, वो उठा करके उस नदी में प्रवाहित किए गए। इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन तो हमारे शक्ति ने भी किया है। हाँ जी, क्योंकि शक्ति के ही संपादक के लोग रहे हैं। वही मैं कहने जा रही थी कि बद्रीदत्त पांडे जी एक बहुत अच्छे वक्ता भी रहे हैं और निर्भीक पत्रकार भी रहे हैं। और शक्ति अखबार के वो जहाँ तक जानती हूँ संस्थापक भी रहे और उसके संपादक भी रहे। और उससे पूर्व वो अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे। तो बद्रीदत्त पांडे जी के साथ साथ हरगोविंद पंत जी का भी पूरा योगदान रहा है। और इस शायद अखबार को जब ये शुरुआत हुई थी, क्योंकि उस समय कोई ऐसा नहीं होता था कि बड़े भारी पूंजीपति लोग थे यहाँ पे, तो लोगों ने कंट्रीब्यूट करके जिस तरीके से इस अखबार की शुरुआत करी थी, कुछ पुराना रिकॉर्ड दिखाता है कि इसमें कुछ योगदान हरगोविंद पंत जी का रहा था। और मैं हरगोविंद पंत जी के परिवार से हूँ। मैं हरगोविंद पंत जी की तीसरी पीढ़ी कहलाऊंगी, पौत्रवत हूँ उनके पौत्र आशुतोष पंत की मैं पत्नी हूँ। हरगोविंद पंत जी के जीवन पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। हरगोविंद पंत जी का जन्म 19 मई सन 1985 को हुआ था, चितई गांव में, चितई पंत परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म से जुड़ी हुई एक बड़ी कथा है कि उनकी माँ का नाम आनंदी देवी और पिता श्री धर्मानंद जी हुए। उनके कोई संतान नहीं थी काफ़ी वर्ष बीतने के बाद भी। तो एक बार आनंदी देवी जी अपने चितई के मकान में, घर के आंगन में बैठी हुई थी। उस समय एक
बाबा जी वहाँ पहुँचे और जैसा हर परिवार में होता है, बाबा जी को उन्होंने कुछ सूक्ष्म जलपान वगैरह कुछ दिया। तो बाबा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो बहुत संत तुल्य आदमी होगा। आनंदी देवी जी ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत समय से सभी लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे। और इसके बाद वो बाबा जी चले भी गए और इस घटना के ठीक 1 वर्ष के अंदर उनको 19 मई 1985 के दिन एक पुत्र की प्राप्ति हुई, वो हरगोविंद पंत जी के नाम। और बहुत बाद में पता चला सन 1915 में जब कभी हरगोविंद पंत जी खुद काकली घाट सोमवारी बाबा के आश्रम में गए थे, तब उस दिन वहाँ ये बात उजागर हुई कि उनका जन्म सोमवारी बाबा जी के आशीर्वाद से हुआ था। तो ये उनके जन्म से जुड़ी घटना है। और हरगोविंद पंत जी अपने पूरे कार्यकाल में एक बहुत अच्छे वकील भी रहे, जो उन्होंने सन 1925 में आकर के छोड़ दी थी, वकालत पूर्णतया छोड़ दी थी, क्योंकि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता संग्राम में आ चुके थे। और बहुत वो एक काबिल और सफल वकील के रूप में रहे। एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में उनका बहुत योगदान है। उस समय में यहाँ एक नायक प्रथा हुआ करती थी। नायक प्रथा एक जाति विशेष था जिनको नायक कहते थे। वो अपने घर की कन्याओं से हर तरीके का गलत काम कराने के लिए उनका क्रय विक्रय और ये सब चीज़ों का कार्य चलता था। तो उस प्रथा पर रोक लगाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हरगोविंद पंत जी ने। और सन 1920 से लेकर के सन 1932 के मध्य में ऐसी 8 कन्याओं का पालन पोषण नायिका जिनको कहते थे, उनके घर में रह के हुआ है। और जिनका कि आगे चल करके बहुत अच्छे आर्य समाज के योगदान के साथ में अच्छे परिवारों में जिनका आगे विवाह वगैरह। तो ये इस प्रथा के उन्मूलन में उनका काफ़ी योगदान रहा है। दूसरी एक ये प्रथा पहाड़ में जो रही है हमारे, कि जो उच्चकुलीन ब्राह्मण हैं कि वो हल नहीं चलाएंगे अपने, लेकिन उनके खेतों में बाकी वर्ग के लोग काम करते थे। तो इस प्रथा के उन्मूलन के लिए उन्होंने बागेश्वर में हजारों लोगों की उपस्थिति में, खुद एक उच्चकुलीन ब्राह्मण होते हुए, उन्होंने इस प्रथा का विरोध करते हुए खुद हल चलाया था इस प्रथा को तोड़ने के लिए। ये उनका एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में एक उनका योगदान रहा है। और एक चीज़ और थी कि यहाँ एक जो ठाकुर राजपूत संप्रदाय जो है, जो है राजपूतों में एक क्लैन होता है बौड़ जिनको कहते हैं। वो लोग पत्ते वगैरह बनाने का, बिनने का काम करने लगे थे, क्योंकि आजीविका का साधन सबको चाहिए होता है। तो उनको उनके समाज ने अलग कर दिया था, उनको उनके अधिकार से ही छीन लिया था और उनको समाज से अलग कर दिया गया था। तो उसका विरोध करते हुए उन्होंने पेटशाल के एक ग्राउंड में, पेटशाल नहीं, पनवानौला के एक ग्राउंड में बहुत बड़ी एक सभा हुई, जिसमें इस प्रथा का विरोध, और ये था उस जाति से बाहर करने के बाद ये किया गया था कि उनसे जनेऊ पहनने का अधिकार छीन लिया गया था, वो जनेऊ नहीं पहन सकते थे। वहाँ पर पनवानौला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें आर्य समाज का भी योगदान रहा होगा, या हो सकता है कि वो कार्यक्रम शायद आर्य समाज ने ऑर्गेनाइज किया हो और हरगोविंद पंत जी उसमें भागीदार रहे हैं। और हरगोविंद पंत जी ने उस समाज को जनेऊ पहनाने का काम किया और उनको समाज के अंदर लेने का काम किया। तो ये उनके समाज सुधारक के रूप में, इसके अलावा बहुत सारे उनके ऐसे उदाहरण हैं जो उनको एक समाज सुधारक के रूप में भी सामने लाते हैं। वो एक बहुत सफल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, और इतना संघर्ष रहा कि वो कई बार जेल में भी गए। और सन 1930 की बात है, उस समय वो जेल में थे, जिस समय रानीखेत में थे, और जेल में कहीं जहाँ भी थे, ये तो मुझे याद नहीं है, शायद अल्मोड़ा में थे या कहाँ थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और उनके पिता को के अंतिम संस्कार का रानीखेत में उस समय के शासन में उनको वहाँ पे नहीं करने दी गई, नहीं दिया, परमिशन नहीं दी गई उनको, कि भाई ये बहुत बड़ा एक सामाजिक वो बन जाएगा, जुलूस बन जाएगा, तो उनको परमिशन नहीं दी गई।
वो जेल से उस समय लाए गए थे, जेल से उस समय उनको लाया गया था पिता के संस्कार के लिए, और फिर भिकिया सेन में कहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये उनके कुछ उनके जो राजनीतिक और वो स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब स्वतंत्रता मिल गई थी 1947 में, उसके बाद वो यहाँ के MP सांसद भी रहे, अल्मोड़ा से सांसद भी रहे। और सन 1957 में जब 19 तारीख मई को 18 मई को जब उनकी मृत्यु हुई है, जिसके बारे में थोड़ा सा संदेह भी लोग प्रकट करते हैं कि क्योंकि वो फूड पॉइजनिंग से उनकी मृत्यु हुई थी, तो 1857 को उस समय वो एक सांसद के रूप में उनकी मृत्यु हुई थी। ये उसका जीवन।